ठीक है, पॉलीराइबोसोम के स्ट्रक्चर देखे थे हमने, मीसोसोम देखा था, क्रोमेटोफोर का फंक्शन देखा था हम, यस और नो। और हम पहुंचे थे सिंगर एंड निकोलसन के काम तक, और वहाँ पे जाके हम अटक गए थे, क्योंकि तब तक आपकी जो है बॉडी यहाँ थी, आत्मा बाहर निकलने लग गई थी। तो फिर मेरे को मजबूरी में क्या करना पड़ा, आपकी बॉडी को रिहा करना पड़ा। आत्मा तो रिहा हो गई थी पहले ही, है ना, लास्ट क्लास तक जाते जाते। आज तो थैंक गॉड ऐसा नहीं है, या ऐसा ही आज भी। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, ये वाला चाहिए। उस दिन तो बची खुची एटीपी जो बस निकल रही थी, है ना। तो चलो भाई, अब हम देख लेते हैं कहाँ तक हम पहुँच गए थे। अच्छा, एंडोस्पोर सुना है, क्या चीज़ होती है, क्या होता है एंडोस्पोर? एंडोस्पोर्स क्या होता है? ये लाइट बंद कर सकते हैं क्या, ऊपर वाली? कैमरे में दिक्कत रहेगी, रिफ्लेक्ट करेगा ये, इसके बिना दिक्कत रहेगी। चलो फिर रहने दो फिर, ठीक। नहीं, बोर्ड देखने में दिक्कत ना हो जाए कहीं, मेरे कहने का मतलब ये था। राइबोसोम हमने देख लिया था, पॉलीराइबोसोम हम देख लिया था, इंक्लूजन बॉडी भी हमने देख ली थी, ठीक है। एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल भी हम देख चुके थे। अब आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात, ठीक है। कुछ कुछ डेटा हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले, वो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले हम इन जनरल पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होती है, ठीक है। ओके, चाइनीज ब्रश इज गुड, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और वाइट में रख लेते हैं। अच्छा, हमने ये देखा था कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, यस और नो। अगर एक ऐसे करके सेल मेम्ब्रेन है तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, या जूम इन कर रहे हैं, यानी कि जूम आउट नहीं, जूम इन कर रहे हैं, थोड़ा सा इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं हम। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है बताइए? फॉस्फोलिपिड्स हैं। क्या है ये? फॉस्फोलिपिड्स हैं। और ये जो छोटी छोटी टेल्स बना रहा हूं ये कौन सी टेल्स हैं? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ अगर आप बनाते भी जाओगे तो बेटर है, आपको एक बार जो है ना, देखो आप बनाओगे चाहे रफ पे बना लो आप, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आपको नोट्स में इंक्लूड नहीं करना चाहते हो, रफ पे बना लो, तो आपकी एक हैंड मेमोरी बन जाएगी, मसल मेमोरी बन जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी उस चीज़ की, यानी बेनिफिट ही रहेगा, नुकसान नहीं होगा उससे। समझ में आया? चलो भाई, ये वाला जो है, अगर मैं बात करता हूं फॉस्फेट की, अगर हम बात कर लेते हैं कि फॉस्फेट यहाँ पे कहाँ पे है, ये फॉस्फेट हेड है। ये क्या है? ये फॉस्फेट हेड। समझ में आया? दिस वन इज फॉस्फेट हेड। तो अगर देखा जाए अंदर की तरफ क्या है, इंट्रासेलुलर मटेरियल है, यानी कि इंट्रासेलुलर साइड कौन सी है? ये वाली है। और इधर साइड क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। यस और नो? अच्छा, अब बाहर साइड क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। हमारे केस में अगर कोई बैक्टीरियल सेल है तो वाटर हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं इसको? मैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, बस सिंपल बोल दिया मैंने, यानी कि सेल के बाहर वाली साइड। ओके, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहां पे कि जो प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, तो यानी कि इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये एक टाइप के इंट्रिंसिक प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन है ये? इंट्रिंसिक, यानी कि एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, है ना। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, जो चोको या फिर क्या बोलते हैं, है ना, वो एम्बेडेड होते हैं। तो काइंड ऑफ ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। फिर जब क्या बोलते हैं आइसक्रीम मेल्ट होती है, अच्छा वो फलूदा तो खाया होगा, तो फलूदा के अंदर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, वो कौन सी चेरी कैसे मिक्स रहती है, एम्बेडेड रहती है, काइंड ऑफ वैसी रहती है, ठीक है। फलूदा, अच्छा भूख लगी ना फलूदा का नाम सुनते ही।
चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, खा लेना इसके बाद। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसका फंक्शन कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कर रहे होते हैं। किसका फंक्शन कर रहे होते हैं? ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाहर ऐसे करके अटैच हो सकते हैं, और कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, अटैच हो सकते हैं। अगर ये प्रोटीन देखूं या फिर मैं ये प्रोटीन देखूं, दोनों प्रोटीन अगर मैं देखता हूं तो ये दोनों प्रोटीन क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जबकि ये वाले प्रोटीन जो है ये क्या है, एक्सट्रिंसिक। तो ये मत सोच लेना कि जो इनसाइड जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है सिर्फ एक्सटीरियर पे मिलते हैं, इंटीरियर पे नहीं मिलते हैं। नहीं, एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड नहीं होते, मेम्ब्रेन की पेरीफेरी में होते हैं। समझ में आया? इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, इनको पेरीफेरल प्रोटीन भी इनको हम बोल देते हैं। इज इट क्लियर? बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं। अच्छा, ये वाले जो प्रोटीन्स हैं, अच्छा पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट आपको पता है क्या होता है? बताओ, पोलर का मतलब क्या होता है? अच्छा, बाहर साइड H2O है, वाटर बेस्ड है, यस और नो, और अंदर साइड भी क्या है, वाटर बेस्ड साइटोप्लाज्म है, ये भी H2O है, और अंदर साइड भी क्या है, अगर आप देख सकते हो क्या है, ये H2O है। तो आप खुद बताइए, जो H2O के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो फॉस्फेट है, वो क्या होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। खुद क्या होना चाहिए, वो पोलर। तो ये वाला जो साइड है, दोनों के दोनों ये क्या है, पोलर हैं। कौन से हैं ये? पोलर है। ये बना लोगे साथ में। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इतना समझ लिया ना आपने, एक 4 नंबर का क्वेश्चन फॉर श्योर है। और मैंने ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा देख लिया, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी क्या बोलते हैं, आप क्या कर लोगे, कंसेप्ट क्लियरिटी कर लोगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा आपका ही, आपको टेंशन नहीं रहेगी। यानी कि 4 + 4 8 नंबर पक्के हैं, ठीक है। ये वाला भी क्या है, हाइड्रोफिलिक। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, PYQs में देखे होंगे, टेस्ट सीरीज में देखे होंगे आपने क्वेश्चन, कि हाइड्रोफिलिक जो पोलर हेड हैं वो टुवर्ड्स आउटसाइड होते हैं, अंदर की तरफ नहीं होते। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? सही है। अगर बात करते हैं कि ये वाला जो साइड है, जस्ट अंदर वाला साइड है, ये जिसमें टेल एरिया है, पूरा पूरा ये एरिया, तो ये क्या है, पूरा पूरा एरिया बताओ, हाइड्रोफोबिक है। कौन सा ये, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक को क्या मैं नॉन पोलर बोल सकता हूं मैं, यस और नो? बोल सकते हैं। अच्छा, नॉन पोलर अगर कोई चीज है तो उसके थ्रू क्या वाटर सॉल्युबल चीज क्रॉस कर सकती है, उसको नहीं क्रॉस कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करना हो तो क्या डायरेक्ट यहां से आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। वो डायरेक्ट यहां से, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, नॉन पोलर कर सकता है। क्या कर सकता है? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक जो एरिया है उसको क्रॉस कर सकता है। एक चीज तो और भी होगी सर फिर तो जो प्रोटीन्स हैं वो भी, ये वाला एरिया कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, और ये वाला जो एरिया ये क्या होना चाहिए, यस होता है। नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ये प्रोटीन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सोचो कितनी बढ़िया ब्यूटी है कि प्रोटीन के 3 पार्ट हैं, दोनों तरफ पेरिफेरल साइड जो है, एक ही प्रोटीन के दोनों साइड क्या बोलते हैं, वहां पे पोलर अमाइनो एसिड होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, पोलर। और अंदर की तरफ कौन से अमाइनो एसिड होने चाहिए इस प्रोटीन के? अब बोलो सर ये अमाइनो एसिड का मतलब क्या है? अरे प्रोटीन किससे बनते हैं? अच्छा, नॉन पोलर अमाइनो एसिड सुने आपने? क्या वेलिन उसका एग्जाम्पल है, यस और नो? अरे अमाइनो एसिड तो आपके सिलेबस में है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो पोलर अमाइनो एसिड इस साइड मिलते हैं, नॉन पोलर जो है इसके इंटीरियर साइड मिलते हैं। ऑल तो आपके सिलेबस से बाहर है, एक आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिर आगे जो है, अगर किसी भी वाटर सॉल्युबल चीज को अगर क्रॉस करना है, फॉर एग्जांपल ये कोई पोलर सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया, पोलर सॉल्यूट। अगर इसको क्रॉस करना है तो कैसे क्रॉस होगा आप बताओ? तो ये चैनल के थ्रू जा सकता है या फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू एंटर कर सकता है, अदरवाइज वो एंटर नहीं कर सकता। यानी कि सेल सिलेक्ट करती है कि किसको आना है किसको नहीं आना। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। समझ में आया? सिलेक्ट कर सकती है। इवन वो एक टाइप की सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल होने के बावजूद भी वो पोलर मॉलिक्यूल को अलाउ कर सकती है, सिलेक्ट कर सकती है। दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स का सुना होगा आपने, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये सब, है ना। अगर प्रोटीन के ऊपर अगर शुगर अटैच हो जाए ऐसे करके, इसको मैं क्या बोलता हूं, क्या बोलूंगा मैं, CHOs का मतलब क्या है, क्या है, शुगर। तो ये प्रोटीन जिसके ऊपर ग्लाइकोज लगे हों यानी कि शुगर लगे हो, तो मैं क्या बोलूंगा इस प्रोटीन को, ग्लाइकोप्रोटीन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? अच्छा, अगर ये चीज लिपिड के ऊपर लगी हो तो क्या बोलूंगा उसको मैं, ग्लाइकोलिपिड्स। एक चीज याद रखना, ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन या शुगर कभी भी अंदर की साइड नहीं होते, नेवर एवर। ये कंसेप्ट है, कभी भी नहीं होते। PYQs में आया हुआ है, एम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एम्स में पहले क्वेश्चन आते थे एसर्शन एंड रीजन वाले, अब एक आधा आने लग गया है, आने लग गया ना एक आधा, कट ऑफ भी डाउन जाएगी। एसर्शन AR आते ही कट ऑफ डाउन चली जाती है, क्यों? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो। अगर हाइपोथेटिकल मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ आपको इमेजिनेशन पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके कर पाते हो उस क्वेश्चंस को। कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हमारी। तो इसके ऊपर क्या बोलते हैं लिखना, ओनली टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर फेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बहुत ही VVIP पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, समझ में आया? अच्छा, अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकता है इसको, यस कर सकता है। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन सुने, T3 T4, वो क्या होता है, किसका बना होता है? T3 T4 सुने, ट्राई आयोडो या टेट्रा आयोडो, कौन सी रिंग होती है उसमें? होगी बेंजीन बेस्ड रिंग कोई ऐसे तो होता है वो, इसके ऊपर T3 लगे होते हैं, आयोडीन लगे होते हैं इनके ऊपर। तो ये क्या होती है, ये रिंग कौन सी होती है, पोलर होती है कि नॉन पोलर होती है? कौन सी होती है? नॉन पोलर होती है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है ना, थायरोक्सिन हार्मोन डायरेक्ट क्रॉस कर जाता है मेम्ब्रेन को। और जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं वो कौन से होते हैं, वो लिपिड बेस्ड होते हैं कि वाटर बेस्ड होते हैं? वो स्टेरॉइडल बेस्ड हार्मोन जो होते हैं लिपिड बेस्ड तो होते हैं वो। जितने के जितने हैं सब क्या करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। इसी वजह से आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है कि मैसेंजर का काम करते हैं, प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर। कुछ मैसेंजर डायरेक्ट ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो मैसेंजर कौन से होते हैं एक्चुअल में? हॉर्मोन्स जो होते हैं मैसेंजर होते हैं, वो डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स है बट बाद में करेंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब यहां पे क्या है, कहीं ना कहीं देखो, अच्छा एक चीज और है, ये जो मूवमेंट है इनकी लेटरल मूवमेंट हो सकती है, इनकी लेटरल मूवमेंट हो सकती है। अगर कोई भी ये अगर लिपिड इस साइड भेजना हो या ये लिपिड इस साइड भेजना हो तो इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। कौन सी बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। फ्लिप कर जाना, फ्लॉप कर जाना, यानी कि इधर से इधर। और इनकी ये वाली जो मूवमेंट है, ये कौन सी मूवमेंट है? लेटरल मूवमेंट है, यानी कि साइड मूवमेंट है। समझ में आया? प्रोटीन साइड मूवमेंट कर सकते हैं बट क्या फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं? नेवर। ये वाला पॉइंट भी आ जाता है, टेस्ट सीरीज में देखा होगा आपने। यही मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? ये सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गया, इतना इजी था। यस, प्रोटीन की एज वेल एज मोस्टली सबसे ज्यादा रोल पता है किसका होता है? प्रोटीन की बजाय किसका होता है? लिपिड का होता है। प्रोटीन का सेकेंडरी रोल है, यानी कि लिपिड की फ्लूइडिटी की वजह से प्रोटीन इधर उधर मूव कर सकता है। मैं प्रोटीन बेस्ड मूवमेंट नहीं बोल सकता। प्रोटीन की मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिपिड्स के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आया? लिपिड जितने क्या रहेंगे, यानी कि थोड़े से क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलाउ करेंगे, तो प्रोटीन भी क्या कर सकता है? मूवमेंट अलाउ अपनी कर सकता है। बट याद रखना, प्रोटीन ना एक जगह पे ना बस थोड़ी सी जगह मूवमेंट कर सकता है। अगर वो अपनी ज़्यादा मूवमेंट छोड़ गया तो सेल का फंक्शन रुक जाएगा। इसी वजह से प्रोटीन की जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। क्या होती है? जबकि लिपिड की मूवमेंट ऐसा कोई जरूरत उसकी नहीं है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातें हैं, इसको अपन यहीं रहने देंगे। अच्छा ठीक है, अब हम कर लेते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन जो है ट्रांसपोर्ट में भी आता है और कहाँ पे आता है? ये किस में आता है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी आ जाता है और यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ क्या बोलते हैं, आप बनाएंगे इसको
बहुत ही बड़ा बढ़िया क्या बोलते हैं पॉइंट है, और इसमें एक फॉर श्योर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कुछ जो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ये क्या है, डिफ्यूजन है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है? डिफ्यूजन। क्या है ये? डिफ्यूजन। एनर्जी लगी इसमें? नहीं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हुई? नहीं। तो डिफ्यूजन किसका हो सकता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का होता है। मोस्टली किसका होता है? बट वाटर का भी होता है। वाटर का भी डिफ्यूजन हो सकता है, और वाटर के डिफ्यूजन को मैं क्या बोलूंगा? ऑस्मोसिस बोलूंगा। ठीक है, तो अगर पूछा कोई कि सर क्या बोलते हैं, जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, और ये वाले क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कौन से हैं ये? नॉन पोलर। जब वाटर करता है तो इसको हम एक टाइप के डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहां पे डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सेल की मेटाबॉलिक एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट करती है ये मूवमेंट? नहीं करेगी। दूसरे नंबर फिर क्या आते हैं? कुछ ऐसे होते हैं अलाउ करते ही नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होने चाहिए, अदरवाइज वो एंटर नहीं कर पाएंगे। ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल हो गए, आयंस हो गए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या क्या लग रहा है आपको? क्या होना चाहिए? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। ठीक है, सुक्रोज हो गया, ठीक है, लैक्टोज हो गया, और कौन सा हो गया? ग्लूकोज हो गया। कितने टाइप के देखो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो आ सकते हैं, बट उनको क्या चाहिए? कुछ सहारा चाहिए उनको, उनके मूवमेंट को, उनके डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? एक। इनको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, या फिर चैनल, या फिर क्या बोलेंगे इनको? हम चैनल बोलेंगे। ठीक है, ग्लूकोज को करने वाला क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सोडियम को करने वाला क्या है? सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल। इनको पंप नहीं बोलते कभी भी, क्योंकि इनके कंसंट्रेशन क्या है? हाई से लो है। क्या इसको मैं डाउन द ग्रेडियंट बोल सकता हूँ? क्या इसको मैं डाउन हिल मूवमेंट बोल सकता हूँ, या अप हिल मूवमेंट बोलूंगा? क्या इसमें भी एनर्जी लगी? क्या ये तीनों की तीनों, चाहे वो डिफ्यूजन हो, चाहे वो ऑस्मोसिस हो, और चाहे वो कौन सी हो? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, आप खुद बताओ, क्या ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है? तीनों के तीनों बताओ भाई। ये पूछ लिया जाता है सिलेक्ट द ऑड वन आउट में, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट मानी जाती है, यानी कि बाहर हाई है, इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। मैं टैप से पानी खोल दूं, एनर्जी लगेगी उसमें? पानी अपने आप आ जाएगा, बाल्टी भर जाएगी। बाल्टी भरने मेरे को एनर्जी लगी? मैंने टैप ओपन किया, मैं दूसरा काम करने लग गया। यस और नो? बढ़िया है। दूसरा काम में इतना करना बिजी हो गए, बाल्टी भर गई, पानी गिरता जा रहा है, फिर मम्मी को पता चल जाता है, फिर जो होता है आपको पता ही है, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। ठीक है, रसोई में कौन कौन सी चीज़ आपके ऊपर अटैक हो सकती है पता नहीं लगता आपने। ठीक है, और पापा बेल्ट निकाल रहे होते हैं, है ना? पापा बेल्ट क्यों निकाल रहे हैं? मैं तो पानी भरने गया था। उसमें कोई एनर्जी नहीं लगी अगर आप देखो टैप में। बट अगर मैं जस्ट उल्टा करूं, अगर मेरे को पानी बाल्टी से टंकी तक पहुंचाना है, अपहिल ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें क्या चाहिए मेरे को? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए मैं क्या करता हूँ? पंप को ऑन करता हूँ। इसी वजह से उसको पंप बोलते हैं, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। यहाँ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम किया जा रहा है। इसी वजह से इस टाइप, स्पेशल टाइप के प्रोटीन को क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, और इनको क्या बोलते हैं? हम पंप बोलते हैं। तो क्या चाहिए इनको? एटीपी। क्या चाहिए इनको? एटीपी की एनर्जी को यूज करके ये क्या करेंगे? पंप करेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। किस किस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आप बताओ?
किस किस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना? ये दोनों कॉमन है, दोनों में क्या चीज़ है, ये कॉमन है कि दोनों में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी किस किस में नहीं लग रही है ना? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन कौन सा है? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहां कहां हो रहा है? अगर इसके बाद भी इसमें से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो मार पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आप बोलते हैं कि सर ये सॉल्व नहीं होते। सॉल्व पता क्यों नहीं होते हैं? रट्टा मारने की कोशिश हुई है, बेसिक्स पे काम नहीं हुआ, इसी वजह से दिक्कत होती है। बट बेसिक्स पे काम हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मेरे से, क्वेश्चन पूछ लो, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट खत्म। बताओ कोई डाउट है तो? एनी डाउट? आगे बढ़ा जाए? लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? अगर मैं ये कहूं कि इनहिबिटर्स जो होते हैं या टॉक्सिन होते हैं, इनहिबिटर मॉलिक्यूल हो गया या टॉक्सिन मॉलिक्यूल हो गया, वो किस किस को इफेक्ट कर सकते हैं, तो क्या लगता है कौन से को इफेक्ट कर सकते हैं? वो इन दोनों को कर सकते हैं। वो इनमें तो प्रोटीन ही इन्वॉल्व नहीं है, इसको कर सकते हैं, यस। इस प्रोटीन को बंद कर सकते हैं वो, तो यानी कि जो इनहिबिटर है इसको भी बंद कर सकते हैं और इसको भी बंद कर सकते हैं। पूछ लिया जाता है कि इनहिबिटर जो है अगर टॉक्सिन है कौन कौन चैनल को बंद करते हैं, तो कोबरा टॉक्सिन सुना होगा आपने, न्यूरोटॉक्सिन होता है, किसको बंद करता है? वो न्यूरॉन के सोडियम चैनल को बंद करता है, यस और नो? तो न्यूरॉन का जो सोडियम चैनल है वो क्या है एक्चुअल में? एक टाइप का चैनल प्रोटीन ही तो है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, हो गया काम खत्म। ये पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, हो गया, आगे बढ़े। ओके, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस चैनल्स, ये क्या है? पैसिव है। एक्टिव का एग्जांपल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप है, ये एक्टिव का एग्जांपल है। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप में होता क्या है? पर एटीपी यानी कि एक सिंगल जब एटीपी को वो खर्च करता है पंप, वो तो क्या करेगा? वो कितने सोडियम को बाहर निकाल देगा? 3 सोडियम को बाहर निकाल देगा और 2 पोटेशियम को अंदर ले आएगा। ठीक है, ये पहले आता था बट एनसीईआरटी अब इसको इस चैप्टर में नहीं है, जूलॉजी में शायद हो सकता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जूलॉजी के बारे में श्योर नहीं हूं मैं। उसमें शायद दिया होगा कि 3 सोडियम को बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर निकाला जाता है और 2 को अपटेक किया जाता है पर एटीपी, एक एटीपी खर्च करने पे। तो ये क्या एंटीपोर्ट है कि सिम्पोर्ट है? सिम्पोर्ट क्या होता है? जब 2 मॉलिक्यूल को 3 मॉलिक्यूल को साथ में ले जाए सेम डायरेक्शन में, अगर एक को अप और एक को क्या बोलते हैं डाउन किया जाए तो क्या हो गया? एंटीपोर्ट हो गया। एक होता है यूनिपोर्ट होता है, यूनिपोर्ट में एक ही मॉलिक्यूल होता है, वो किसी डायरेक्शन जा सकता है, इनसाइड या फिर आउटसाइड, उसमें होता ही एक चीज। ठीक है, इतना ही था बस, वो डायरेक्शन बेस पे है। ये मैंने क्या बताया था आपको? एक्टिव और पैसिव के बेस पे बताया था। प्रोटीन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके बेस पे बताया था। अब ये यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, ये डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओह थैंक यू। तो अब क्या बोलते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं, मैं इसमें ऐड कर देता हूं आपको। मैं सेकंड स्लाइड तो आई नहीं होगी उधर से, नहीं सेकंड स्लाइड वैसे तो आई नहीं होगी उधर से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, हम कर लेंगे, टेंशन नहीं है, आपने क्या करना। अगर हम बात करते हैं, ये तो मेम्ब्रेन की बात होगी, मेम्ब्रेन दोनों में ही कॉमन होती है, दोनों में क्या होती है? कॉमन होती है। अगर हम बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल सुनिए आपने, ठीक है, दोनों की, यूकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक की, सबकी सेल वॉल कर लेते हैं। चलो सेल वॉल देख लेते हैं, तो लिखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वो एल्गी की भी बात कर सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो हायर प्लांट्स की बात कर सकता है। तीसरे नंबर पे किसकी बात करता है? वो फंगस की बात करता है। और चौथे नंबर पे बैक्टीरिया की बात करता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या सेलुलोज होता है? यस और नो? होता है एल्गी में, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, सब में क्या होता है? क्या ग्लैक्टेंस होते हैं? और क्या चीज होती है? मैनन्स होते हैं।
क्या इन सम केसेस वो कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है? ऑल में नहीं होते, मे बी प्रेजेंट, कैल्शियम कार्बोनेट मे बी प्रेजेंट, बट ये यूजुअली होते हैं सेलुलोज, गैलेक्टोन्स, मेनन्स हो गया, और मे बी कैल्शियम कार्बोनेट। कमाल की बात है, कैल्शियम कार्बोनेट लोअर प्लांट्स में मिलते हैं, हायर प्लांट्स में नहीं मिलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होते हैं हायर प्लांट्स में, कैल्शियम कार्बोनेट खाने मुश्किल हो जाएंगे, सलाद कैसे खाओगे? सोचो मैं क्या बोलते हैं, बढ़िया सलाद काट रहा हूँ और उसकी सेल वॉल बनी हो कैल्शियम कार्बोनेट की, और हमारे दांत भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो, ऐसा लगेगा कंकड़ पत्थर आ गए हों, दांत टूट सकते हैं, घिस सकते हैं। समझ में आया? तो थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं है। हायर प्लांट्स में क्या होता है? सेलुलोस, ओके, हेमी सेलुलोस एंड पैक्टिन, हेमी सेलुलोस एंड पैक्टिन, और प्रोटीन भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन भी होते हैं, पर प्रोटीन सम केसेस में ही होते हैं, ऑल केसेस में नहीं होते। एंड इन सम केस एंड मे बी प्रोटीन्स, ठीक है। ये तो इन जनरल हो गई। अब हम प्लांट की बात कर लेते हैं। इसमें प्राइमरी सेल वॉल भी होती है और सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है, और मिडिल लेमेला भी होती है, और प्लाज्मोडेस्माटा भी होते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, वो नेक्स्ट स्लाइड में करवाऊंगा। इससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि फंगस में किसकी बनी होती है, फंजाई में किसकी बनी होती है। अच्छा, फंजाई, क्या यीस्ट एक फंजाई है? यीस्ट एक फंजाई है? यस और नो? किसका मेंबर है? एस्को का, बेसिडियो का, फाइकोमाइसिटीज का, या ड्यूट्रो का? एस्को कौन कौन बोल रहा है? बस दो ही बच्चे बोल रहे हैं। यीस्ट यस, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की, जो कि क्या एक टाइप का होमोपॉलीसैकेराइड है। क्या है? और पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है बताओ? नॉन सेलुलोजिक है, बिल्कुल ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी क्या, सारे सारे कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट ही हैं। और बैक्टीरिया के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, किसकी बनी होती है? नैम एंड नैक की बनी होती है, वो भी क्या होता है? पॉलीसैकेराइड ही होता है। यानी कि सेल वॉल चाहे किसी में प्रेजेंट हो, वो बनी किसकी होती है? पॉलीसैकेराइड की। हाँ, उसके टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड डिफरेंट हो सकते हैं, बट सारे के सारों में पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं हायर प्लांट्स के प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की हम बात कर लेते हैं। चलो भाई, हायर प्लांट्स सेल वॉल लेयर्स, ठीक है। एक सेल है फॉर एग्जांपल, यस और नो? ठीक है, इसमें आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी होती है? सेल वॉल, ठीक है। अब यहां पे बात आ जाती है कि नहीं, मजा नहीं आ रहा। गर्मी तो नहीं लग रही, सर्दी तो नहीं लग रही। अच्छा मेरे को ये बताओ, रात को पंखा चला के सो रहे हो, या फिर पंखा चला के कंबल लेके सो रहे हो, या फिर कंबल हटा के सो रहे हो, या अभी भी रजाई चल रही है, या फिर एसी चला के रजाई ले रहे हो? ऑप्शन ए, ऑप्शन टू, कौन सा? या फिर कई महान आत्माएं होती हैं, कंबल लेती है, पंखा चलाते हैं, फिर भी गर्मी लग रही होती है तो एक लेग को बाहर कर देती हैं। ये होम्योस्टेस, इसको हम बोलते हैं बिहेवियर होम्योस्टेसिस। कौन सा? बिहेवियर होम्योस्टेसिस। परफेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एडेप्टेशन, एक्लिमेटाइजेशन, याद करो। दो सेल जो हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये सेल वॉल कौन सी है? ये प्राइमरी सेल वॉल है। कौन सी है ये? प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। दो सेल जो जुड़ी हुई हैं अगर देखा जाए तो इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है? सीमेंटिंग मटेरियल होता है। इस सीमेंटिंग मटेरियल को मैं क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं इसको मैं? मिडल लैमेला बोलता हूं। यस और नो? तो ये है मिडल लैमेला। और मिडल लैमेला किसकी बनी होती है?
कैल्शियम एंड मेजरली कैल्शियम पैक्टेट की, और थोड़ा सा मैग्नीशियम पैक्टेट भी उसमें हो सकता है। तो मेजरली एनसीईआरटी सर मेजरली के बारे में बोल रही है, कैल्शियम पैक्टेट के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में नहीं बोल रही। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मिडिल एमिलाइज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बच्चे पटाख से गलत करके आते हैं, उसको प्राउड से गलत करके आते हैं कि ये तो मेरा कोई गलत कर ही नहीं सकता। कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, इसी वजह से पैक्टिन्स वर्ड यूज करता है, हायर प्लांट्स हैव पैक्टिन्स, यस और नो। कोलेनकाइमा में क्या होता है, कोलेनकाइमा में क्या होता है सर, ये पता होता तो क्या होता है। अब मेरे को ये बताओ, अगर दो सेल्स को इंटरेक्ट करना हो आपस में तो कैसे करेंगे भाई? क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा, क्या होता है, क्या चीज? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। सर ये हमारे साथ हुई है चीटिंग, आपने तो डिलीट कर दिया, हम कैसे करें? धोखा है ये, है ना। जो एक्चुअली ये जुड़ जाती हैं ऐसे करके, दो सेल की ना सेल मेम्ब्रेन ऐसे जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब ये कि चैनल तो बहुत बड़ा हो गया, तो कौन सी सेल कौन सी है पता ही नहीं चलेगा। इसको भी क्रॉस चेक करने के लिए ये ईआर आती है, क्या आती है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे क्या होता है, क्या है एक्चुअल में, दो टाइप से मॉलिक्यूल एंटर कर सकते हैं, या तो ऐसे होके, ईआर के खुद के थ्रू जाके, या फिर ये गैप दिख रहा है आपको, छोटा सा गैप दिख रहा है, यहां से जा सकते हैं। समझ में? ये होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जहां से जा रहा है ना ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? और ये वाले जो क्या बोलते हैं, इधर से जा रहा है इधर जा रहा है, पूरा का पूरा ये जो वो है स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? डेस्मो। एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती उसके बारे में, डेस्मोटिब्यूल के बारे में। तो बस मैं सिंपल इसका नाम दूंगा, साइटोप्लाज्मिक क्या बोलते हैं, ये क्या है, जो थ्रेड्स हैं, इसको मैंने क्या बोल दिया? प्लाज्मोडेस्माटा बोल दिया। इजी था, टफ था? इतनी बात है बस। अब सर एक चीज समझ में नहीं आई, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल का कंसेप्ट क्या है ना, वो हम देख लेते हैं। ये समझ में आया? आगे बढ़ा जाए? किसको समझ में नहीं आया ये? हाथ खड़ा करो प्राउड से कि सर डब्बा ऊपर से गया। ध्यान से देखोगे तो कोई भी क्या बोलते हैं, एक सेल को दूसरी सेल के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग अगर मटेरियल है तो एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी, और जब एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती तो टिश्यू बनेगा फिर? आप बताओ। सेल जब एक दूसरे के साथ सेपरेट ही रही, अगर उन्होंने क्या नहीं किया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं किया, कलेक्टिवली फंक्शन नहीं किया, तो क्या वो टिश्यू कहलाएगी कभी? ऐसे तो फिर प्लांट में टिश्यू होने नहीं चाहिए। तो वो प्लांट में टिश्यू इसलिए बनते हैं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ बात कर रही होती है, कनेक्शन बिठा रही होती है, और थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये एक नॉर्मल लिविंग सेल्स होती हैं, ऐसे काम कर रही होती हैं। कई केस में सेकेंडरी सेल वॉल भी बन जाती है, और जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो सेल डेड होना शुरू हो जाती है। उसके रीजन्स हैं, वो हम समझाएंगे। पहले ये वाला स्लाइड को मैं क्या बोलते हैं कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। चलो भाई, अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी सेल वॉल, यस और नो? यस और नो? इसके बाद होता क्या है, अच्छा प्राइमरी सेल वॉल को बनाता कौन है? दूसरा प्लांट बनाता है या सेल खुद बनाती है? सेल मेम्ब्रेन ना, सेल मटेरियल क्या करेगी, बाहर सीक्रेट करेगी सेल वॉल के मटेरियल को, और बाहर क्या बोलते हैं उसको प्रॉपर्ली अलाइन कर देगी, सेल वॉल बन जाएगी। बेसिक्स बता रहा हूं। अब सेकेंडरी सेल वॉल क्या उसके बाहर बनने चाहिए या फिर सेल मेम्ब्रेन अंदर दोबारा फिर से बनाएगी इसके इनसाइड? क्या लगता है आपको? अंदर ही बनेगी। यही चीज पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। इसी वजह से सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल होती है, और अगर टर्शरी भी हो तो वो भी कहां रहेगी? वो और भी नीचे की तरफ रहेगी। और ये वाली क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ पीवाईक्यूज में, आया हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ उन्होंने कि भाई इनसाइड से आउटसाइड ऑर्डर बताओ।
तो इनसाइड से आउटसाइड ऑर्डर क्या है? इनसाइड क्या है? पहले नंबर पे क्या आएगा? ए में सेल मेम्ब्रेन, बी में टर्शरी, 3 में सेकेंडरी, और क्या बोलते हैं डी ऑप्शन में कौन सा जाएगा? प्राइमरी। इसके बाद अगर उसने फिर से और भी पूछ लिया कि मिडिल लेमिला, तो मिडिल लेमिला कहाँ आएगा? सबसे लास्ट में आएगा। मिडिल लेमिला तो बिल्कुल होता ही बाहर की साइड है। इसके बाद तो दूसरी सेल शुरू हो जाती है। ये जो स्लाइड है ना, ये 4 नंबर की स्लाइड है, 4 मार्क्स की स्लाइड है। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। 4 नंबर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हो गया, 4 नंबर सेल वॉल के कंपोनेंट क्या है उससे हो गया, 4 नंबर इससे हो गए। कैसे कैसे हो रहे हैं? फटाफट कंसेप्ट क्लियर करना है, इतना इजी चीज़ है, बिना बात के टफ मानते रहते हैं। ये कोई बात हुई? हो गया, आगे बढ़े। सेल वॉल कंप्लीट होगी। अब हम ऑर्गेनेलिज की तरफ चले जाते हैं। यूकैरियोट सेल की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे? हम ऑर्गेनेलिज की बात पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऑर्गेनेलिज में। मैं कर लिया, आपने लिख लिया इसके बारे में? ऑर्डर कर लिया। इसमें आप क्या बोलते हैं? इनसाइड्स टू आउटसाइड आउटर लिखोगे, अपने पास नोट्स बना लेना, ठीक है, पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आउटसाइड से इनसाइड ऑर्डर। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके पास ये लिखे होने चाहिए, आपका अलर्ट रहना चाहिए, आपका अलर्ट होना जरूरी है, सिली मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपने इनसाइड आउटसाइड नहीं देखा तो फिर क्या बोलते हैं, आपकी क्या हो जाएगी? सिली मिस्टेक हो जाएगी आपसे, ठीक है। चलो भी आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आ गया जी हमारा ऑर्गेनेलिज में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक होते हैं डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेलिज। तो डबल मेम्ब्रेन्स कौन कौन से हैं? कौन से आ जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट, हाँ ठीक है। चलो पहले माइटोकॉन्ड्रिया लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले नंबर पे आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों में प्रेजेंट होता है, किसमें? प्लांट में और एनिमल में। फिर उसके बाद क्या है? प्लास्टिड्स, क्या आ जाएंगे? प्लास्टिड आ जाते हैं। ये किस में आ जाएंगे? सिर्फ प्लांट्स में। और इसके बाद है न्यूक्लियस। कमाल की बात है, न्यूक्लियस को भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनेलिज माना जाता है। सेल के अंदर ही है तो सेल क्या माना जाएगा? उसको ऑर्गेनेली माना जाएगा, वो भी डबल मेम्ब्रेन्स होता है। अब आ जाते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले। कौन से हैं? ठीक है, बिल्कुल सही बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कौन सा आ जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर गोल्जी बॉडी, या फिर गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है? वैक्यूल्स, बिल्कुल ठीक है। टोनोप्लास्ट उसकी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। और कौन सा है? लाइसोसोम, बिल्कुल ठीक है। और कौन सा है? पैरोक्सिसोम्स, है ना? पैरोक्सिसोम होते कि नहीं होते? ग्लाइओक्सिसोम्स, और कौन सा क्या लगता है? माइक्रोबॉडीज में ये तीनों माइक्रोबॉडीज ही हैं, पैरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम और स्फेरोसोम। स्फेरोसोम लिख दिया आपने। ये तीनों क्या है? माइक्रोबॉडीज। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माइक्रोबॉडीज आर स्मॉलर इन साइज एंड आर नॉन मेम्ब्रेनस। स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है, कौन सा आ जाएगा तीसरे नंबर पे? नॉन मेम्ब्रेनस। तो आप ही बताओगे नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन? ओके, पहले नंबर पे आ गया राइबोसोम्स, यानी कि पॉलीराइबोसोम भी आ सकते हैं इसमें। और कौन सा है? सेंट्रियोल्स। क्या सब में प्रेजेंट होता है? बस मोस्टली ये है, मोस्टली क्या है? ये आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें वन बाय वन हम देख लेंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया हम देख लेते हैं, ठीक। ओके, चलो भाई, नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज, सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज, सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिज, ठीक है।
ध्यान रख लेना, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन आते हैं, इस टेबल में भी एक सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन आ सकता है, रेडी रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो बना लिए तो आगे बढ़े। 1 सेकेंड हो गया, चलो आगे। हाँ, स्टेटमेंट बोलते हुए उसकी वेटेज क्लियर होनी चाहिए। 1 मिनट मतलब 1 मिनट, क्या हुआ? पेरेंट्स आ गए, ठीक है, ठीक, कोई बात। लिख लो भाई फटाफट फटाफट, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बात है, बहुत ही शानदार ऑर्गेनेलिज है, और बचपन में हम इसको बोला करते थे द पावर हाउस इज द सेल। तेरे को पता है सेल के अंदर पावर हाउस होता है, कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा ऐसा क्या? एटीपी बनाता है। एटीपी क्या होता है? अरे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ऐसे थोड़े से हम क्या हो जाते थे, पूरा साइंटिस्ट बन जाते थे, अंदर का साइंटिस्ट जागता रहता था, बट साइंटिस्ट यहाँ आके मर गया। ठीक है, जब पता चला कि इसके अंदर क्रिस्टी भी होती है, फिर एटीपी सिंथेज भी होते हैं, क्रैब साइकिल के एंजाइम भी इसके अंदर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसके अंदर होती है, और जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आया सब साइंटिस्ट खत्म, है ना? होता है कि नहीं होता ऐसा? चलो अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंदर वाला थोड़ा सा क्या होता है, इनफोल्डिंग होती है। ठीक है, और अब होता क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको मैं क्या बोलता हूं, क्या बोलता हूं उसको मैं? पोरीन प्रोटीन्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? पोरीन प्रोटीन्स। ये है पोरीन प्रोटीन्स, ये अंदर साइड नहीं होते। अच्छा, पोरीन प्रोटीन होने की वजह से आउटर वाली ज्यादा परमिएबल है या अंदर वाली ज्यादा परमिएबल है? क्वेश्चन आता है कि आउटर वाली परमिएबल है कि इनर वाली परमिएबल है? आउटर वाली परमिएबल है। किस वजह से परमिएबल है? इसके ऊपर ब्रैकेट में लिखोगे आल्सो प्रेजेंट इन आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन एंड इन सम बैक्टीरिया। ओके, एनसीईआरटी मेंशन करती है कि नहीं करती इस चीज को? करती है। पोरीन प्रोटीन्स इस चीज को मेंशन करती है। वो कहां पे? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में मेंशन करती है। कहां मेंशन करती है? अच्छा देखो, खोल के देखो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स खोलो, अभी खोलो, कोरिलेट करो, खोलो खोलो फटाफट 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 खोलो भाई जल्दी। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पेज 177 लिखो भाई। मिला कुछ? एनसीईआरटी की लैंग्वेज को थोड़ा सा जोर से बोल के बताएंगे क्या लिख रही है? चार नंबर का क्वेश्चन तैयार, 2 चैप्टर भी कनेक्ट हो गए एक सिंपल इंफॉर्मेशन से। सुनाई दे रहा है पीछे? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पढ़ने में बोर हो रहा है या फिर अभी थोड़ा थोड़ा आनंद आ रहा है? बोर हो रहा है? नहीं हो रहा? डांस करने का मन? ठीक, चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, यहां पे ना कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जगह क्या पाए जाएंगे, ऐसे करके प्रोटीन्स भी मिलते हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में काफी प्रोटीन मिलते हैं। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स हैं ये? ईटीसी प्रोटीन्स या फिर ईटीएस प्रोटीन्स। अगर कोई पूछेगा कि ईटीएस प्रोटीन्स कहां मिलेंगे तो आप कहां बोलोगे? इनर मेम्ब्रेन में या आउटर मेम्ब्रेन में? इनर मेम्ब्रेन में इम्बेडेड। इनर मेम्ब्रेन में क्या रहते हैं? ये इम्बेडेड रहते हैं। ये टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये
क्या है ये? F0 F1 पार्टिकल, बिल्कुल सही बोला। इसमें इस चीज को हम बोलते हैं F1, इस वाले को हम क्या बोलेंगे? F0। ठीक है, F1 अंदर की तरफ है या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ है? अंदर की तरफ है, यानी कि इसको मैं क्या बोलता हूं? अंदर की तरफ क्या एक्चुअल में? मैट्रिक्स। क्या है ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे करके ये पूरी की पूरी जो इसके अंदर भरी रहती है, जेली जैसी स्ट्रक्चर। जेली तो खाई होगी आपने, वो जो कप शेप आती थी और अब सीधा क्या बोलते हैं, खोलकर सीधा डाउन, एक ही झटके में क्या बोलते हैं? जेली खत्म। वो 5 रुपए की जैसे करके शेप से आती थी, बाल्टी जैसी लगती थी वो, उसको ओपन किया, कलरफुल होती थी और सीधा गल्प, खत्म, कुछ नहीं मिलता था। साथ वाला छोटा बच्चा बोलता था कि थोड़ी सी बचा देना, नहीं बचती थी। तो बिल्कुल मैट्रिक्स बेस होती है, यानी कि वाटर बेस नहीं होती, थोड़ी सी मैट्रिक्स बेस होती है, थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, इसके अंदर का जो कंटेंट है मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, थोड़ा सा थिक होता है। ठीक, अब ये जो F1 साइट है और ये जो है F0 साइट है, होता क्या है एक्चुअल में? जो F0 F1 है ये H+ को अलाउ करती है मूवमेंट के लिए। तो H+ कहां भर भर के मिलते हैं अपने को? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, ये होगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गया, यहां पे H+ भर भर के होते हैं। H+ जैसे ही इससे एंटर करेंगे F1 क्या करेगा? क्या प्रोड्यूस कर देगा? ATP प्रोड्यूस कर देगा। ये हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स में पढ़ेंगे हम, रेस्पिरेशन प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल उसको देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जो F1 पार्टिकल है उसकी साइड कौन सी है? मैट्रिक्स साइड है। जो ट्रांसमेम्ब्रेन साइड है वो कौन सी है? F0 है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल, या फिर ऑक्सीसोम, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम? या फिर ATP सिंथेज। इनके कितने नाम है इसके? F1 F0 पार्टिकल। ठीक है, फिर दूसरा नाम क्या है इसका? कौन सा है इसका नाम? ऑक्सीसोम, इसका दूसरा नाम हो गया। और कौन सा नाम है? ATP सिंथेज। ये एक ही बात है, ये सब एक ही होता है क्या? वो डायलॉग याद है ना आपको? ये सब एक ही है क्या? ये सब एक ही है, तीनों के तीनों एक ही है। F0 F1 ऑक्सीसोम ATP सिंथेज कहाँ मिलेंगे आपको? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर क्या चल रहा होता है? क्रेब्स साइकिल चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? क्रेब्स साइकिल चल रहा होता है। लिंक रिएक्शन भी कहाँ चल रही होती है? यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर चल रही होती है। समझ में आया? ATP प्रोडक्शन भी कहाँ हो रही होती है? मैट्रिक्स के अंदर की तरफ होती है, क्योंकि F1 पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है? जो पोरीन्स हैं वो मोर परमिएबल है, जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या है? लेस परमिएबल है। लेस क्या? नियरली इम्परमिएबल पहुंच जाती है। ये क्या होती है? नियरली इम्परमिएबल। इम्परमिएबल कंप्लीटली नहीं होती, नियरली इम्परमिएबल होती है। आगे बढ़े। अच्छा, मेरे को ये बताओ, क्या इसके अंदर 70S राइबोसोम मिलेंगे आपको? यस। क्या 70S राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर भी होते हैं? अब मेरे को ये बताओगे कि क्या इसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है? क्या वो सर्कुलर होता है या फिर सर्कुलर होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है? अबे सामने में नहीं दिख रहा। डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, बट होता एक ही है। बट होता एक ही है, यानी कि सिंगल होता है बट सिंगल मॉलिक्यूल होता है, बट डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता। ये डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये PYQs में आया हुआ है, तो लिख लो इसके ऊपर PYQs। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ग्लाइकोलिसिस तो अलग ही है, वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, वो इसमें नहीं होता। साइटोप्लाज्म सारी सेल्स में होता है, इसी वजह से ग्लाइकोलाइसिस सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि क्रैब साइकिल सारी सेल्स में नहीं होता। क्योंकि क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लिंक रिएक्शन सब में नहीं होती, इसी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रैब साइकिल और ये सब में नहीं पाया जाता। क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो सारी सेल्स में पाया जाता है, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वो RBC हो। लिविंग सेल में, डेड सेल में तो क्या ही मिलना है, लिविंग सेल की बात हो रही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, ये मैंने कर लिया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिया हमने। अब देख लेते हैं हम किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है?
लेंस शेप स्ट्रक्चर है कि नहीं है? क्या इसमें भी डबल मेम्ब्रेन मिलती है कि नहीं मिलती है, आप बताओ? क्या इसमें ऐसे करके थाइलेकॉइड्स मिल जाएंगे आपको, है ना? मिलते हैं कि नहीं मिलते? क्या इसके अंदर आपको राइबोसोम देखने को मिल जाते हैं? क्या इसके अंदर आपको डीएनए मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं आपको? होते सर्कुलर ही हैं, होते क्या होते हैं? बट एक नहीं होता, ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या लिख रही है? डीएनए मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखो, वर्ड लिख रही है, ध्यान से देखना क्या लिख रहा है, क्या लिख रही है? तुम है ना, छिपी रुस्तम है ना, उधर एक ही है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? यूजुअली एक होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट क्या है? यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ये तो सेल टू सेल वेरी करता है। अच्छा, इस सिंगल को हम क्या बोलेंगे? जहां पे एक्चुअली जो मैंने साइट लिखी हुई है, ये कौन सी है? थाइलेकॉइड। बताओ क्या है थाइलेकॉइड? क्या है ये? मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टैकिंग है, सिक्कों की तरह जो स्टैकिंग होती है, सिक्के रखते हैं ना, सिक्के स्टैकिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। ये भी ग्रेना हो गया और ये भी क्या हो गया? ग्रेना हो गया। ये जो दो ग्रेना को जोड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं इसको हम? स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। ठीक है, 70s राइबोसोम मिलेंगे। तो ये भी दोनों में कॉमन है, क्लोरोप्लास्ट में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको? वही कौन से प्रोटीन? पोरीन्स। यानी कि इसकी मेम्ब्रेन भी क्या है? आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? मोर परमिएबल है, जबकि अंदर वाली क्या है? लेस परमिएबल है या फिर नियरली इम्परमिएबल है। ये क्या है? पोरीन प्रोटीन्स। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख जाती है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, यानी कि खाली जो स्ट्रक्चर, वो क्या बोलते हैं, जो स्पेस है, ये किससे भरा रहता है? इसको हम क्या बोलते हैं? हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में क्या हो रहा होता है? डार्क रिएक्शंस के एंजाइम्स होते हैं। कौन से होते हैं? डार्क रिएक्शन एंजाइम्स होते हैं। पिगमेंट्स कहां प्रेजेंट होते हैं? कोई बता सकता है पिगमेंट्स कहां प्रेजेंट है ना? ये देखो ऐसे करके, फोटो सिस्टम, पिगमेंट्स, यानी कि लाइट कौन रिसीव कर रहा होता है? ये क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन से आ जाएंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन्स। एनसीईआरटी आगे जाके इसको बोलती है फोटो सिस्टम्स। क्या बोलती है उसको? फोटो सिस्टम बोलती है ना? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो ये लाइट रिएक्शन कर रहे हैं या डार्क रिएक्शन कर रहे हैं? आप बताओ। लाइट रिएक्शन कर रहे हैं। अब पूछ लिया जाता है कि लाइट रिएक्शन की साइट कौन सी है, तो आप बोलोगे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, डार्क रिएक्शन की साइट कौन सी? आप बोलोगे स्ट्रोमा। 70s राइबोसोम कहाँ मिलते हैं? थाइलेकॉइड के अंदर या स्ट्रोमा के अंदर? स्ट्रोमा के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन में पोरीन मिलते हैं या इनर मेम्ब्रेन पे मिलते हैं? इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में मिल जाते हैं आपको। ठीक है ना? इनर क्लोरोप्लास्ट हो चाहे इनर माइटोकॉन्ड्रियल हो, उसमें प्रोटीन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आउटर में मिलते हैं, अलोंग विद सम बैक्टीरिया। खत्म। कौन सी टफ वाली बात हुई भाई? टफ है ये, बेसिक ठंडे दिमाग से तो पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं टाइप ऑफ इसकी बात करता हूं, टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की बात करता हूं, तो आप बताओ प्लास्टिड्स कितने टाइप के हैं? कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट आ गया। क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं कि नहीं होते? आपने फूलों के क्या बोलते हैं कलर देखे होंगे। ठीक है, किस वजह से होते हैं? क्लास के बाद। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको? लीव्स के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उसमें मिल जाते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट हो चाहे क्रोमोप्लास्ट हो, दोनों के अंदर पिगमेंट होते हैं, दोनों फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं। ये मत सोच लेना कि क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस
नहीं करते। इसमें पिगमेंट मेनली पिगमेंट कौन सा है इसमें? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल्स मोस्टली, ठीक है। दूसरे पिगमेंट भी होते हैं कैरोटिनॉइड, बट उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, उनके नंबर क्या होते हैं, उनके कम होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मेजरली की बात कर रहा हूं इसमें। फॉर एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा हमारा, कैरोटिनॉइड्स आ गया, ठीक है, और ज़ैंथोफिल्स हो गया, परफेक्टली फाइन, है ना, मेजरली। बट याद रखना इसके अंदर भी क्लोरोफिल होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये मत सोच लेना कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कौन से, लास्ट वाले आते हैं हमारे कौन से, ल्यूको। ल्यूको का मतलब क्या है, कलरलेस या फिर सो कॉल्ड वाइट। ये 3 टाइप के होते हैं। कौन से, एल्यूरो, एमाइलो, इलेओब्लास्ट, है ना। एक स्लाइड 4 नंबर श्योर। अब इसके बाद भी नहीं करे तो बेइज्जती वाली बात है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। चलो एल्यूरो, एल्यूरो का मतलब क्या होता है, प्रोटीन स्टोरेज। तो आप बताओ बादाम के अंदर एल्यूरोप्लास्ट होंगे कि नहीं होंगे? अरे काचा बादाम सुना तो होगा गाना, काचा बादाम वाला, है ना। काचा बादाम तो खैर मूंगफली होती है, उसके अंदर तो इलियोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। बट जो है ना जितने भी प्रोटीन वाले हैं, फॉर एग्जांपल पी कर लिया, ग्राम कर लिया, यानी कि सोयाबीन कर लिया, जो प्रोटीन स्टोर कर सकते हैं, ऐसे सीड जिसके पास प्रोटीन स्टोरेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ और, सीड के अंदर एक एल्यूरोन लेयर भी होती है, उसके पास भी क्या होते हैं, प्रोटीन एल्यूरोप्लास्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे यहाँ पे कि एल्यूरोप्लास्ट आल्सो प्रेजेंट इन द एल्यूरोन लेयर्स ऑफ मेज या मोनोकॉट सीड जितने भी होते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन में आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी उससे, ठीक है। नहीं तो रटते रह जाओगे, दुनिया बर्बाद हो जाएगी रटते रटते। एमाइलो, एमाइलोज, स्टार्च, कहीं ना कहीं स्टार्च की बात कर रहे हैं। तो क्या कॉर्न नहीं मिलेगा इसमें, जितने भी स्टार्ची सीड्स हैं, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, इनमें क्या मिल जाएंगे आपको, एमाइलोप्लास्ट ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है इलेओ, इलेओ को उल्टा पढ़ो ऑयल, इलेओ को उल्टा पढ़ क्या पढ़ोगे, ऑयल, है ना। ऑयल वाले कौन से सीड्स हैं, काचा बादाम, काचा बादाम क्या आ गया, ग्राउंडनट आ गया, कैस्टर सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड, जिससे ऑयल निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर वो जो पॉपकॉर्न है उसमें तो फिर एल्यूरोन लेयर भी होती है और स्टार्ची भी होता है। हाँ सही तो है, स्टार्ची एंडोस्पर्म भी होता है, प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म भी होता है, तो बुराई क्या है उसमें, सही तो है। समझ में आया? आप खुद ही तो बोलते हो वीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, तो इन्हीं की बात तो कर रहा है वो, खत्म बस। तीनों के तीनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों आपस में चेंजेबल होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट है, वो प्रोटीन बनाता जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूरो वाले ल्यूकोप्लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि एल्यूरोप्लास्ट सारा स्टार्च खत्म कर दे, अपना प्रोटीन अपना खत्म कर दे और दोबारा से फोटोसिंथेसिस करने लग जाए, तो क्या बन जाएगा उसका, क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आगे बढ़े, क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो गया। अब वैसे बचता है डबल मेम्ब्रेन्स में न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस में ना उसको अलग से रखेंगे हम, क्योंकि न्यूक्लियस का पूरा क्रोमोसोम के साथ अलग से जाएगा। पहले हम सिंगल मेम्ब्रेन में कर लेते। टाइम तो नहीं हुआ आपका, टाइम हो गया, कहाँ टाइम हुआ, 4 बजे तक तो है में कुछ भी। सबसे बड़ा चैप्टर है पहले वाला, सेल स्ट्रक्चर। सेल साइकिल तो हो सकता है अगर क्या बोलते हैं 1.5 + 1 आवर, 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए पूरा। ये चैप्टर मेन है, बड़ा चैप्टर है। टोमेटो का, यस, इस वाले में टोमेटो का एग्जांपल ले सकते हैं। यस, अपने 2 टाइप की वो देखी होंगी, क्या बोलते हैं आजकल बड़ी फैंसी वो आती हैं, कैप्सिकम, शिमला मिर्च आती हैं, है ना, सो कॉल्ड बेल पेपर, है ना। उसका थोड़ा सा उसमें क्लोरोप्लास्ट को कन्वर्ट करके क्रोमोप्लास्ट में इसका रेट 3 गुना कर दो। निंजा टेक्निक, पैसे कमाने की निंजा टेक्निक, समझ में आया। पर हमें पता है इट्स जस्ट द डिफरेंस
जस्ट द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड द कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल्स। हमें हरी शिमला मिर्च भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आ जाता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? इसमें क्या क्या इंक्लूड है? ईआर इंक्लूड है, गोल्जी बॉडी इंक्लूड है, वैक्यूल्स इंक्लूड है, लाइसोम इंक्लूड है। क्वेश्चन एक बनता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है? कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पैरोक्सिसोम है। क्या 4 नंबर का पीवाई क्विज़ में देखा है आपने? फॉर श्योर, क्यों नहीं आएगा? टेस्ट सीरीज में देखें ऐसे क्वेश्चन, देखें, इतना इजी क्वेश्चन है। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये हो गया, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ कौन कंटिन्यूस है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनसीईआरटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऐसे करके स्मूथ भी साइड में लिख देती है इसी की। देखो इमेज में, देखो, है ना। तो फर्क क्या है फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर बताओ। राइबोसोम किसके ऊपर अटैच होते हैं? है ना। ये होगी आरईआर और ये क्या होगी? एसईआर क्या बनाएगी? लिपिड्स। स्टेरॉइडल हार्मोन इन प्लांट्स या एनिमल्स? प्लांट्स में नहीं है, प्लांट्स में एनिमल नहीं लिख, प्लांट्स में एनसीईआरटी नहीं लिख रही, एनिमल्स के बारे में लिख रही है। स्टेरॉइडल हार्मोन कौन कौन से स्टेरॉइडल हार्मोन बताओ? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है, एस्ट्राडायल्स हो गया। ये किस में आ जाते हैं? स्टेरॉइडल में आ जाते हैं, ठीक है। एसईआर लिपिड भी करती है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। क्या करती है? डिटॉक्सिफिकेशन करती है, यानी कि अगर कोई केमिकल्स आ जाए हमारी बॉडी के अंदर तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करती है, ठीक है। एसईआर क्या करेगी? एसईआर अपने प्रोटीन बनाएगी और प्रोटीन कहाँ इंजेक्ट कर देगी? किसके अंदर इंजेक्ट कर देगी? आरईआर की ल्यूमेन के अंदर या फिर बाहर? ये प्रोटीन कौन, तो प्रोटीन कौन सिंथेसिस कर रहा है? आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। इसके ऊपर जो लगे हुए हैं राइबोसोम, और राइबोसोम जो है कौन से होते हैं? ये एटीएस। तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है जी ये, ठीक है। और इसी से फिर ऐसे करके ये कहाँ भर जाते हैं? ये प्रोटीन्स ये वेसिकल्स में भर जाते हैं। किस में भर जाते हैं? वेसिकल्स में भर जाते हैं। और ये क्या सामने, क्या उसके जस्ट उसी के सामने क्या है? ये वेसिकल्स कहाँ जाके फ्यूज हो जाएंगी? सिस वाले के साथ कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? सिस वाले के साथ। ये वाला कौन सा है? ट्रांसफेस है, ठीक है। ये वाला कन्वेक्स है कि कनकेव है? अंदर वाला कनकेव है कि कन्वेक्स है? एनसीईआरटी का ध्यान से देखो। सिस फेस, सिस को फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सिस वाले को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस। और इसको क्या बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इससे निकलने वाली वेसिकल्स होती है ना, इससे निकलने वाली वेसिकल, उसके अंदर जो प्रोटीन्स और जो लिपिड्स होते हैं परफेक्टली मॉडिफाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परफेक्टली। तो कौन करता है मॉडिफाई? गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था इसको, गोल्जी बॉडी। सिस स्पेस किसकी तरफ है? ईआर की तरफ है या मेम्ब्रेन की तरफ है? ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ क्या है? सिस या ट्रांस? मैच्योरिंग फेस है या फॉर्मिंग फेस है? मैच्योरिंग फेस है। पैकेजिंग जो है टारगेट तरफ भेजना, सेल से बाहर भेजना, या किसी क्या बोलते हैं लाइसोसोम की तरफ भेजना, या किसी और टारगेट की तरफ भेजना, अदर टारगेट्स की तरफ भेजने का काम कौन करता है? सिस या फिर मैच्योरिंग फेस? मैच्योरिंग फेस करता है। ये क्या करता है? पूरे प्रोटीन जो बना रहा है, ईआर प्रोटीन बना रहा है। ईआर समझ लो कि सब्जी यहाँ पे क्या कर रहा है? काट रहा है। ये लो भाई सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल तैयार करके किसको दे दिया? गोल्जी बॉडी को। तो गोल्जी बॉडी बढ़िया तड़का वड़का लगा देता है, और इसके बाद जब सारी तैयार हो जाती है, सारे प्रोटीन तैयार हो जाते हैं, सारी सब्जी तैयार हो जाती है, तो लंगर बटना शुरू हो जाता है। लंगर बाहर भी जा सकता है, लंगर अंदर भी जा सकता है, बट जब हम जाते हैं लंगर की तरफ, लंगर क्या हो जाता है?
खत्म हो जाता है। जब बाहर आते चप्पल क्या हो जाती है? चोरी। हमें कुछ नहीं मिलता है। मेरे साथ तो हुआ था, मैं एक पहली बार क्या बोलते हैं एक जगह पे गया, चलो पूजा पाठ करते हैं और बढ़िया जूते खरीदे थे, बढ़िया, ठीक है, उस टाइम नया नया शौक था, जूते खुद ही देख रहा है ऐसे करके। अब तो फटे जूते पहन लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि नए जूते हैं और मैंने जूते उतार के अंदर माथा टेकने गया, जूते गायब। गजब बेइज्जती है यार, मैंने कहा ठीक है। तो खैर क्या कर सकते हैं, यही होता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, सब ने हमारी चप्पल चुराई, ठीक है। सिस फेस है ईआर की तरफ, ट्रांस फेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। पैकेजिंग कौन कर रहा है? ट्रांस फेस कर रहा है, बट एनसीईआरटी नॉर्मल बोलती है गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैकेजिंग करता है। प्रोटीन जो जा रहे हैं यहाँ पे देखो, कच्चे प्रोटीन जा रहे हैं, उनको मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी करता है। ग्लाइकोसिलेशन और ग्लाइकोसिडेशन का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन। क्या होता है? मॉडिफिकेशन। प्रोटीन के ऊपर शुगर लगा देने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ, ये जो गोल्जी बॉडी से पैकेजिंग जा रही है, क्या लाइसोसोम की तरफ जा सकती है ये? यस। या इससे खुद से भी लाइसोसोम बन सकता है? यस, बन सकता है। इन वेसिकल से खुद से भी क्या बन सकता है? लाइसोसोम, ठीक है। ये वाली जो क्या बोलते हैं, जो वेसिकल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर रही होती है मटेरियल को। अच्छा, एनसीईआरटी कुछ लिख रही है सिस फेस के बारे में, लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो, एग्जैक्ट लाइन बोलनी है एनसीईआरटी की। क्या बोल रहे हो? ठीक है, और कन्वेक्स कनकेव क्या कह रहे हैं? ट्रांसफेसिस डिफरेंट तो है ही, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होते, इंटरकनेक्टेड भी हैं। देखो कनकेव, हाँ बिल्कुल, अब लाइन बोल रहे हो, क्या बोल रहा है? ट्रांस को क्या बोल रहा है? कनकेव। कनकेव शेप होती है, ऐसे शेप होती है अर्धचंद्राकार, नीचे वाली ऐसे होती है। तो नीचे वाला जो है, ये वाला क्या है? ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होती है? कन्वेक्स, बाहर वाली कनकेव। तो कनकेव कहाँ है? मेम्ब्रेन की तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, या ईआर की तरफ है? ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, पीवाई क्यूज क्वेश्चन है, हाई इंटेंसिटी क्वेश्चन है, ये हाई स्पॉट है, हॉट स्पॉट है, ये जो क्वेश्चन का हॉट स्पॉट है, इसके ऊपर लिख लोगे पीवाई क्यूज भर भर के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लोगे वहां पे। आगे बढ़े, ये आपका खत्म। ये आरईआर का फंक्शन हो गया, ये एसईआर का फंक्शन हो गया, ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन हमने देख लिया कि भाई फॉर्मिंग फेस क्यों बोलते हैं इसको, बताओ? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन जा रहे होते हैं, फॉर्म हो रही होती है, फिर प्रोटीन आगे जाते जाएंगे प्रोटीन आगे जाते जाएंगे, और फिर जब यहाँ पे कंप्लीट मॉडिफाई हो जाएंगे तो उसको पैकेजिंग करके, पैक करके वेसिकल्स में भेज दिया जाएगा टारगेट की तरफ। लिख रही है एनसीईआरटी, एग्जैक्ट लिख रही है एनसीईआरटी। मेरे को एक एनसीईआरटी दे दो, मैं एग्जैक्टली आपको बोल के बता देता हूँ। सबसे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, पता क्या बोल रहा है वो? ध्यान से देख सकते हो। द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। बिल्कुल सही है, सही है कि नहीं है? टू बी बिलीव्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल भी सिक्रेट कर सकते हैं इसको, और सेल के अंदर भी हो जा सकते हैं वो। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। सही लिख रहा है ना? सही तो है। फिर उसके बाद क्या है? दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी apparatus रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द ER endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by the ribosome and endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus. ठीक है, before they are released from its transphase. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids. यानी कि ये वाले जिसके अंदर भरे रहते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। हो गया क्लियर? यही सबसे बड़ी मिस्ट्री होगी आपके समझने की, कि क्या कहना क्या चाह रहा है। ये हो गया कंप्लीट, इतना ईजी है। ये होते हैं, ठंडे दिमाग से पढ़ना। आगे बढ़े।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब लाइसोसोम का है। लाइसोसोम का तो बहुत ईजी है, पता है क्या है लाइसोसोम, क्या होता है बताओ? सुसाइडल बैग। हाँ, यहाँ पे भी साइंटिस्ट बन गए थे अब। डू यू नो देयर इज अ suicidal bag inside the cells which are called lysosome, which has acidic hydrolase enzyme. Acidic hydrolase enzyme, ठीक है। और इसके अंदर जो pH होती है वो क्या होती है? एसिडिक होती है। और एसिडिक कितने के बीच में होती है? मोस्टली 4 to 5 pH के बीच में होती है। ये एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम हो गए, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिस एंजाइम के एग्जांपल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल डीएनएज, लाइपेजेस, ठीक है, आरएनएज, प्रोटीएज, ठीक है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करने वाले, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं उनको हमने क्या बोल दिया? कार्बोहाइड्रेट बोल दिया, ठीक है। ये है बस, इतना टफ था ये। एक इसके बाद आ जाती है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कई टाइप की होती हैं। अगर प्लांट वैक्यूल की बात कर रहा हूँ तो वो सिक्रेटरी मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट। एक होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक होती है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या करेगी? फूड स्टोर करेगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगी? ऑस्मोलरिटी बनाए रखेगी साइटोप्लाज्म को। अगर साइटोप्लाज्म में लगता है कि साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट बढ़ गए हैं और जो साइटोप्लाज्म में गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है, तो वो वाटर को रिलीज कर देगी सो दैट की बैलेंस बन जाए। अगर ज़्यादा पानी भर गया है तो वो पानी अपनी तरफ खींच लेगी, तो ऑस्मोलैरिटी बनाई रखेगी। तो ऑस्मोलैरिटी कौन बनाता है? वैक्यूल। कौन से वाली? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा के अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती हैं? अमीबा के अंदर पाई जाती है। एनसीईआरटी लिखती कि नहीं लिखती? इतना सा है, टफ था कोई वो। फंक्शन क्रिस्टल क्लियर आपको होने चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाला होता है कि टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है? टोनोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होती है कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट के वैक्यूल्स की होती है या फिर गैस वैक्यूल के ऊपर पाई जाती है? प्लांट गैस वैक्यूल की मेम्ब्रेन पाई जाती है। गैस वैक्यूल क्या होती है? इंक्लूजन बॉडी है। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे करूं, बबल से बन रहे हैं, ये होती है गैस वैक्यूल। ये गैस वैक्यूल। इससे ज़्यादा क्या इजी एग्जाम्पल दूँ? ये गैस वैक्यूल है। और जितनी ज़्यादा गैस वैक्यूल इसके अंदर होंगी, ये पानी ऊपर फ्लोट करते रहेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है। अब इससे ज़्यादा तो क्या बिना बात के टफ कर रखी है हमने लाइफ, जबकि लाइफ इतनी टफ है ही नहीं। ये है, ये पूछे जाते हैं क्या एसिड हाइड्रोलेज है कि नहीं, क्या पीएच इसकी है कि नहीं, क्या लाइसोसोम उसका ईआर का पार्ट है कि नहीं, एंडोप्लाज्मिक सिस्टम का पार्ट है कि नहीं? आप बोलोगे यस है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है वो, ठीक है। क्या वो डाइजेशन में हेल्प करता है? यस। अगर ये फट जाए तो क्या सेल के कंटेंट डाइजेस्ट हो जाएंगे? यस। सेल डेड हो सकती है? यस। सुसाइडल बैग बोल सकते हैं इसको? यस। लो, इतना तो था, इतना ही तो था। इसके बाद क्या बचती है? माइक्रो बॉडीज बचती हैं। माइक्रो बॉडीज में आप बताओ, चलो इसके बाद माइक्रो बॉडीज कर लेते हैं, टाइम अभी है। माइक्रो बॉडीज खत्म कर देते हैं फटाफट, फिर पता क्या रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में? क्या रह जाएगा? सिर्फ न्यूक्लियस रह जाएगा। 10 मिनट का खेल है वो। सिलिया फ्लैजिला प्लस, हाँ प्लस सिलिया फ्लैजिला, हाँ हाँ हाँ, सेंट्रोसोम वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा वो भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगले 30 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। आज के आज हम खत्म कर लेते हैं माइक्रो बॉडीज। कोशिश करता हूँ कि न्यूक्लियस भी खत्म हो जाए। माइक्रो बॉडीज कौन कौन सी हैं? कौन सी है? पैरोक्सिसोम। अच्छा, पैरोक्सिसोम सुना है कहीं आपने? फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किसमें करता है? चलो, एक तो फंक्शन पता लग गया भाई। दूसरा कौन सा है? ग्लाइऑक्सिसोम। ये किस में करता है हेल्प? ये इसके अंदर होते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलते हैं इसमें। सिलेबस से बाहर हो गए हैं आपके। एक पाथवे है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में पता है क्या होता है? लिपिड जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो नहीं आएगा ये, बस एक आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइक साइकिल। इसी वजह से इन माइक्रोबॉडीज को हमने क्या बोल दिया? ग्लाइकोसोम बोल दिया। और इसके बाद आते हैं स्फीरोसोम। इसका ना तो फंक्शन करने का अपने को करना है, ना इसका स्ट्रक्चर करने को करना है, ना इसका नाम याद रखना है। इतना करना है बस, बेसिक कंसेप्ट करना है। क्या लो, ये तो 1 मिनट का खेल है।
गजब बेइज्जती है यार, यही नहीं पता हो रहा था पहले तो, पढ़ते नहीं थे हम। ठीक है, जाना नहीं है, बुक नहीं बंद करनी, मैं न्यूक्लियस कंप्लीट करवा के छोड़ूंगा। यस, आज के आज छोटा सा पार्ट है न्यूक्लियस, 10 मिनट में हो जाएगा, और 10 मिनट में हम बिल्कुल परफेक्टली सब इंक्लूड कर लेंगे उसमें, छोड़ेंगे नहीं उसमें से कुछ। उसमें से फॉर श्योर एक क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर का, और बिल्कुल यही कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखें। अच्छा मेरे को ये बताओ, खुद बताओ कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है या फिर सिंगल मेम्ब्रेन होती है? अच्छा, ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं इनको मैं क्या बोलूंगा? न्यूक्लियर पोर्स। इसके अंदर छोटे से ऐसे करके बकेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? न्यूक्लियर बास्केट या फिर न्यूक्लियर बकेट। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर बास्केट। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है, क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स। ठीक है, और इसी के अंदर ऐसे करके क्या पाए जाते हैं? ऐसे करके क्रोमैटिन, ऐसे जो हमारा हेडफोन नहीं होते, जो ईयरफोन्स होते हैं इंटेंगल्ड हो जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? निकालने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं, देखा होगा उसको, है ना? तो वो क्या होते हैं? ये होते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किसके बने होते हैं? डीएनए और प्लस प्रोटीन कौन से होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, और प्लस आरएनए के बने होते हैं। और प्रोटीन कौन से होते हैं? हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। हिस्टोन कौन से होते हैं? H1, H2A, H2B, H3, H4, है ना? यही होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम उसको किसमें? मॉलिक्यूलर बेसिस में। अभी सिर्फ नाम याद रखना है। बनते से न्यूक्लियोसोम है, ये हिस्टोन हो गया, ये नॉन हिस्टोन हो गया। मेजरली क्या होता है? डीएनए प्लस आरएनए हो गया। ये हो गया क्रोमैटिन्स। क्रोमैटिन्स हमेशा किसमें पाए जाएंगे? इंटरफेस न्यूक्लियस में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? और इंटरफेस वाला क्या होता है? G1S और G2। एम फेज में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ये क्रोमोसोम में। किसमें दिखने लग जाएंगे? ये क्रोमोसोम में। एक यहाँ पे छोटी सी एक बॉडी मिलती है, कौन सी बॉडी होती है वो? न्यूक्लियोलस। कौन सी होती है ये? न्यूक्लियोलस। इसके अंदर क्या बनते हैं? आरएनए एंड, अब पूछ लेता कि राइबोसोमल फैक्ट्री कौन सी है? न्यूक्लियोलस। एमॉर्फस है कि मॉर्फस है? शेप ही नहीं डिसाइड होती है इसकी, अजीब सी शेप होती है। क्या होती है? शेप डिसाइड होती है कि नहीं होती इसकी? तो फिर एमॉर्फस होनी चाहिए कि मॉर्फस होनी चाहिए? है ना? शेप डिसाइड नहीं होती। क्यों डिसाइड नहीं होती शेप? मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं है, तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। न्यूक्लियोलस भी आगे आ जाएगा हमारा। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में जो हमने नहीं लिखा भी ना, उसके वाले आप उसमें फ्लो चार्ट में लिख लोगे आप। ठीक है, लिख ही लेते हैं इसमें। राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, और कौन सा हो जाएगा हमारा? न्यूक्लियोलस। ठीक है, सिलिया और फ्लैजिला तो किस में है? ऐसे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का पार्ट है। ठीक है, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम, बट थोड़ा सा अलग पड़ता है वो, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन कवर्ड होते हैं, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। खत्म? क्यों खत्म भाई? ऐसे कैसे? ये देखो एक स्लाइड और जुड़ गई। सर भगवान के लिए तरस खा जाओ, डेड बॉडीज जाने वाली हैं, है ना? यस और नो? क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा कोई भी क्रोमोसोम होगा ना, फॉर एग्जांपल ये मेटाफेज क्रोमोसोम है। ये क्या है? मेटाफेजिक क्रोमोसोम। ये हो गया। इसके ऊपर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है,
क्या होती है? ये होती है काइनेटोकोर। क्या होती है? इसके ऊपर कौन से अटैच हो जाते हैं ऐसे करके? स्पिंडल फाइबर। क्या अटैच हो जाते हैं? खैर इसको हम करेंगे सेल साइकिल में, इसको करेंगे हम। ये छोटा सा ये जो पार्ट है ये क्या है? सेंट्रोमियर या सेंट्रोजोम? सेंट्रोमियर। क्या इसको मैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोल सकता हूं इसको? अगर इफ प्रेजेंट तो क्या इसको मैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोल सकता हूं? सब में प्रेजेंट नहीं होता। ये जो बियॉन्ड जो है, क्या इसको मैं सैटेलाइट बोल सकता हूं? क्या ये क्रोमेटिड्स हैं? बताओ। और ये जो एंड साइड है, ये वाली जो एंड साइड, ये जो बिल्कुल एंड साइड होती है, ये क्या है? ये मिस्ट्री सॉल्व। सेंट्रोमियर सॉल्व हो गया, काइनेटोकोर सॉल्व हो गया, टीलोमियर सॉल्व हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सॉल्व हो गया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सॉल्व हो गया, सैटेलाइट डीएनए सॉल्व हो गया, सैटेलाइट सॉल्व हो गया। कुछ बचा है? कितने नंबर की स्लाइड लग रही है आपको ये? 8 नंबर की। काइनेटोकोर अटैचमेंट विद द स्पिंडल फाइबर, सेल साइकिल में आएगा। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम थोड़ा सा इसमें अलग है। अरे टाइप ऑफ क्रोमोसोम क्या है? देखो इस टाइप के होते हैं। एक होता है वी शेप, ठीक है, एल शेप हो गया, ठीक है, जे शेप हो गया, और एक हो गया आई शेप हो गया। ठीक है, इसके क्या है? जस्ट मिडल में है, ठीक है। इसके दोनों की जो क्रोमोसोम आर्म है क्या है? इक्वल है। इसमें क्रोमोसोम आर्म ही एक है, बचा ही क्या है इसमें? ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये लो, ठीक है। इसकी स्टडी कब किस में होती है? शेप की स्टडी एनाफेज। जबकि इस चीज की स्टडी कहां होती है? पूरे मॉर्फोलॉजी की स्टडी कहां होती है? मेटाफेज में। अब बताओ ये कितने नंबर की स्लाइड बन गई? 16 नंबर की, ऑलमोस्ट 16 नंबर की बन गई। क्या इसको मैं वी शेप वाले को मैं मेटासेंट्रिक बोल सकता हूं? मेटा का मतलब क्या है? मिडल सेंट्रोमियर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मिडल से थोड़ा सा हटके। एक्रो मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ। एक्रो का मतलब क्या होता है? आगे, बिल्कुल आगे की तरफ है, बट थोड़ा सा पीछे, जस्ट पीछे, किनारे भी नहीं है, बिल्कुल डेड एंड पे नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक्रोसेंट्रिक। और ये क्या है? टीलो मतलब बिल्कुल डेड एंड, टीलोसेंट्रिक। आप बताओ कितने मार्क्स की होगी स्लाइड ये? 16 से 20 मार्क्स की। समझ में आया ये? और इसके बाद भी क्या बोलते हैं, अगर अपने को नहीं आता है तो अपने को क्या करना चाहिए? घर पे जाना चाहिए, टैप वाटर ऑन करना चाहिए, चुल्लू भरना चाहिए, नाक डुबोने चाहिए। इसके बाद भी कुछ रह गया तो ये, ठीक है। ठीक है, फिर कर दो सर, ऑफ कर दो। आपको जाने के लिए नहीं बोला, अभी बैठो आप। आपको वैसे जाना भी नहीं है, अभी एक सर है, आपको शायद 1 मिनट वो करेंगे, आपको कुछ एड्रेस करना है, उनको आएंगे अभी। लो भाई, हमारी तरफ से आज हो गया, थैंक यू।